भिवानी की सीट बीजेपी ने वहाँ पर अपना घनश्याम सराफ पुराना उनका है 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। हाँ, वो 9 में भी जीते, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, वो मेरी आंखों के सामने हैट्रिक लगा चुके हैं और जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में हैं। एक बिल्कुल नया कैंडिडेट कामरेड ओम प्रकाश को वहाँ, और माकपा से गठबंधन कोई सोच भी नहीं सक रहा था, है कोई चर्चाएं भी नहीं थी। है देखो, कामरेड ओम प्रकाश तो भाग्य में यकीन नहीं करते, यस, लेकिन मैं तो करता हूँ। वो आदमी जिस टाइम उनको टिकट मिली बस में बैठा था। अच्छा। भाई उनकी पार्टी 3 जगह से टिकट मांग रही थी, टोहाना, जींद और भिवानी। उन्होंने 3 कैंडिडेट पहले ही चयन करके उनके कागज कुगज तैयार करवा के रखवा दिए थे भाई, और ये कह दिया था टिकट अपन को नहीं मिला है, नहीं मिलेगी, ट्राई कर रहे हैं, क्या पता मिल जाए, तो आप तैयार रहना, क्या पता हो सकता है मिल जाए। तो कामरेड ओम प्रकाश ने सोच लिया था भाई अगर मिले भी गई तो या तो टोहाना से मिलेगी या जींद से, भिवानी के चांसेस नहीं है। एक बार तो जींद फाइनल हो गई थी। हाँ, फिर बिल्कुल लास्ट के घंटों में उनको टिकट मिली। और अभी क्या है भाई, ये है चिट्टी और हाथी की लड़ाई। कामरेड ओम प्रकाश वो आदमी है जिसको भिवानी का बच्चा बच्चा जानता है, बहुत लोकप्रिय आदमी है। जिनने उनको देखा है या तो पैदल देखा है या साइकिल पे देखा है या बेटी की स्कूटी पे देखा है। उनकी बेटी की एक स्कूटी है, उनका बेटा इसरो में साइंटिस्ट है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, फक्कड़ आदमी है। 15 साल में घनश्याम जी का वहाँ लोगों ने नाम लिखा रखा है सूत्र, सूत्र कहते हैं उनको। उनकी एक खूबी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सो जाते हैं। विधानसभा में तो अक्सर उनके वीडियो आते हैं, तो उनका नाम निकला सूत्र। भिवानी का 15 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया भाई, ये सच्चाई है। आप भिवानी में जाओगे तो आपका दिल रोएगा उस शहर को देख के। अब कामरेड ओम प्रकाश से लोगों को ये आस है कि ये एक ऐसा आदमी आया है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, क्षेत्र को छोड़ के इसको अगर आप मौका देते हैं तो ये कुछ कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम चाहते हैं भगत सिंह तो हो जाए लेकिन पड़ोसी को हो जाए। तो हमने ये इतने बुरे बुरे लोग, कोई तस्कर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई करोड़पति अरबपति चुनाव लड़ रहा है, किसी ऊपर केस है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में? क्योंकि अच्छे लोगों को हम वोट नहीं देते। अच्छे लोगों को हम वोट नहीं देते तो पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती। अच्छे लोग दारू नहीं बांटते। मान लो कामरेड ओम प्रकाश का प्रयोग सफल कर दे भिवानी, कह दे हमने अच्छा आदमी चाहिए और ये 5 सालों में भिवानी के लिए कुछ करके दिखा दे, तो फिर क्या होगा, पार्टियां ऐसे लोगों को भी टिकट देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बदलाव हो जाएगा। ये भिवानी के लोगों के ऊपर, भिवानी में अभी यही चल रहा है, लोग झूल रहे हैं क्योंकि भिवानी के लोगों को अभी आदत है जाति के नाम पे वोट डालने की। वहाँ पे बामन बनिया कॉम्बिनेशन इस तरह चलते हैं। पहली बार कोई ऐसा आदमी आया भाई जाति वोट नाम पे मेरी वोट ना दियो भाई, मेरी वोट देना है काम के नाम पे। अगर वहाँ के 2 दर्जन गांव में आज भी पीने पानी की भारी किल्लत है। वो कह रहा है अगर तुमने अपने घरों में पानी चाहिए तो मेरी वोट दियो, तुमने अपने घरों में गलियों में सफाई चाहिए तो वोट दियो, सड़कें टूटी हुई चाहिए तो वोट देना, जाति के नाम पे वोट देना किसी और को देना, मेरे को मत दियो। आप चाहते हो कि आपका विधायक बड़ी गाड़ी में घूमता मिले तो मेरी वोट ना दियो, मैं तो साइकिल स्कूटी पे आऊंगा। आप चाहते हो कि हम ऐसे आदमी को वोट दें जो आप यहाँ पे लगातार चुनाव बोले, मेरा पहला आखिरी चुनाव है, मैंने पे रोड नहीं लड़ना, ये लास्ट है अपना, तो बिल्कुल मैं पैसे को मैं आराम करूंगा अब अपना। तो कामरेड ओम प्रकाश के इश्यूज बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है लोगों का झुकाव है कुछ? भाई मुझे तो लगता है अगर भिवानी के लोग थोड़ा सा भी मतलब उनके कहीं आत्मा जमीर कहीं गवाही देगा तो कम से कम वो 5 साल के लिए एक नेक इंसान को मौका देंगे और नजीर बनेगा। इसमें उनकी भला है। अगर एक कामरेड ओम प्रकाश 90 विधायकों में से विधानसभा में बैठा हुआ है ना, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो सोच समझ के बोलेगा, एक मिसाल बनेगा और हर गरीब मजदूर किसान की आवाज बनेगा वो आदमी। क्योंकि ये तो क्या सोचते हैं, पार्टी लाइन पे चलेंगे, ये तो हमारी पार्टी क्या सोच रही है, वो तो एकला है, उसने वो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दे अगर उसको मौका मिल जाए तो। बिल्कुल भाई उसको बात करनी फैक्ट के ऊपर। तो कामरेड ओम प्रकाश भिवानी की उम्मीद है और मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा की उम्मीद है। एक अच्छा आदमी जिताओगे, आगे आने वाले समय में 10 अच्छे आदमी को टिकट देगी। भिवानी जिले की दूसरी सीटों पर बात कर लेते हैं, उससे साथ लगती भिवानी की भी, दादरी की, सबकी। तो शाम क्या लग रहा है?
तोसाम में बहुत टफ मुकाबला है, लेकिन मैं अजीत अंजुम जी का वीडियो देख रहा था। आजकल आते हैं पेड वीडियो, सारे कैंडिडेटों ने एक एक यूट्यूबर या कोई पकड़ रखे है उसको, उससे अपनी फेवर के वीडियो बनाते हैं। अजीत अंजुम जी ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो कल उन्होंने तोसाम की ग्राउंड रिपोर्ट की थी। केवल आप उस ग्राउंड रिपोर्ट को पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 10 में से 7 लोग अनिरुद्ध चौधरी को वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनिरुद्ध चौधरी तोसाम का अगला विधायक होने जा रहा है। लोहारू की सीट बड़ी चर्चित, और राजवीर फटिया ने जिस तरह से वहाँ लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, और राजवीर फटिया ने अपनी बोरी का मुंह खोल रखा है बिल्कुल बहुत साल से। और एक वो मिशन होता है ना कि मुझे विधायक बनना, उस मिशन मोड पे है। और आप ये ताकत देखिए उस आदमी की कि चौधरी सोमवीर सिंह को वहां से अपनी सीट बदल के जाना पड़ा, बाड़रा जाना पड़ा। तो लोहारू से फटिया हैं, सामने है जेपी दलाल और फटिया, दोनों में कांटे का मुकाबला है। दलाल साहब के साथ एक दुर्भाग्य है कि काफी लंबे समय से जो वित्त मंत्री रहा है वो चुनाव जीता नहीं है। और वहाँ भी ये लोग कहते हैं, लेकिन मुकाबला है टफ। अच्छा। और मैं तो इस पॉइंट पे मुझे मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि कौन, कुछ गाँव में भटिया आगे दिखाई देते हैं, कुछ गाँव में जेपी आगे देखते हैं। ठीक है, बवानीखेड़ा की सीट है और दोनों पार्टियों में विद्रोह हुआ। देखो बवानीखेड़ा में कांग्रेस में भी हुआ। एक बात तो तय है, प्रदीप नारवाल अगर बवानीखेड़ा में नहीं आता तो इस बार वहाँ रामकिशन फौजी की जीत तय थी। वो चुनाव जीतना ही जीतना था बिल्कुल। लेकिन प्रदीप नारवाल को टिकट मिली है प्रियंका गांधी के कोटे से। प्रदीप नारवाल एक नया चेहरा था और शुरू में ये चला भी था, लेकिन प्रदीप नारवाल ने अपना इलेक्शन को मैनेज किया है बढ़िया तरीके से। उसने न केवल फौजी को बिठाने में अपने साथ लेने में मदद करी, बल्कि बाकी टिकटाक थे वो साथ लिया। तो वहाँ पे मुकाबला है टाइट। भिवानी में बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर नहीं कहा जा सकता बवानीखेड़ा, कपूर वाल्मीकि। हाँ, दोनों में टफ मुकाबला है। ठीक है, और उसके बाद बाड़ड़ा की बात करते हैं। बाड़ड़ा सोमवीर आए हैं लोहारू से। बाड़ड़ा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप देख लेना, चौधरी सोमवीर सिंह वहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा जी। और दादरी का चुनाव कैसा देख रहे हो? दादरी का चुनाव टफेस्ट चुनाव है। टफेस्ट मतलब दादरी में कुछ भी हो सकता है, ऐसा चुनाव है। मुकाबले में कौन कौन है? 2 ही लोग हैं उधर, दोनों सांगवान हैं। एक सांगवानों की बहू है मनीषा सांगवान, और एक खुद सांगवान है। और दोनों ही बहुत पढ़े लिखे जेंटल हैं। एक सेंट स्टीवेंस कॉलेज की पढ़ी हुई है, एक जेलर रहे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अगर विधायक बन गया तो मैंने अपराधियों की नस नस पता है, दादरी से भगा दूंगा सारे अपराधियों को। वो कह रही है मैं दादरी का विकास कर दूंगी। तो काफी टफ मुकाबला। सतपाल सांगवान क्या असर दिखा पाएंगे? अनुभव है भाई, है उनके। तो आजकल लोग ऑडियो भी वायरल कर देते हैं, वो बेचारे अपने बेटे के लिए। वो ये है तो वैसे मतलब कृतज्ञता ही, मैं आपको फोन करूं किसी काम के लिए तो आप उसको ऑडियो थोड़ी वायरल करोगे। और आप एक चीज और देखो, इस तरह की ऑडियो केवल और दादरी में वायरल हुई है पूरे हरियाणा में। ये मतलब उस एरिया विशेष के लोगों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप मदद करो ना करो मैटर नहीं करता, आप कह दो भाई नहीं करूंगा। मनीषा सांगवान एकदम यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है, एक पहचान तो उस इलाके में। देखो दोनों कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सांगवान साहब के पास 20 साल का तजुर्बा है, मनीषा ने भी 3-4 साल से बढ़िया मेहनत कर रखी है। तो वहां पे टाइट मुकाबला है।